आंद्रे रेने रुसुमोव का जन्म 1946 में फ्रांस के नॉर्थ सेंट्रल रीजन में हुआ था। केवल 12 साल की उम्र में ही वो 6 फीट से ज्यादा लंबे हो चुके थे, जिस वजह से वो खेती जैसी शारीरिक परिश्रम वाले कामों में अच्छे थे। पर द जायंट को उस तरह के काम में बस कुछ समय तक ही शांति मिली और 18 की उम्र में आंद्रे रेसलिंग में अपना हाथ आजमाने पेरिस चले आए। रेसलिंग शुरू करते वक्त आंद्रे को जॉन फ्यूरी नाम दिया गया और उन्होंने देश भर में रेसलिंग करना शुरू कर दिया। आंद्रे को अपनी साइज की वजह से जल्द ही दुनिया भर में रेसलिंग करने का मौका मिला। जल्द ही आंद्रे विंस मैकमैन सीनियर से मिले, जिन्होंने मेगा स्टार बनने में उनकी मदद की। मैकमैन ने उन्हें कम फुर्ती वाले मूव्स करने का सुझाव दिया, जिसने उन्हें इमूवेबल बीस्ट की पहचान दी। वो आंद्रे द जायंट के नाम से भी पहचाने जाने लगे और इसने उन्हें WWE का पहला मैच दिलाया, जिसे तब WWF के नाम से जाना जाता था। आंद्रे का डेब्यू मैच 1973 में दुनिया के सबसे फेमस एरिना मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ था। आंद्रे के डेब्यू मैच की रिकॉर्डिंग सीमित है, पर किसी ने इसे आंद्रे द जायंट नाम के YouTube चैनल पर डाला है, जो कि एकमात्र ऐसी वीडियो है। तो चलिए देखते हैं। ये मैच भी बाकी मैचेस की तरह ही लॉकअप से शुरू हुआ। बड़े साइज की वजह से आंद्रे ने आसानी से अपने ओपोनेंट बडी वुल्फ को किनारे पर ढकेल दिया। जैसे ही आंद्रे उन्हें अपने होल्ड से रिलीज करते हैं, वुल्फ द जायंट उन पर वार करता है, पर उसका आंद्रे पर कोई असर नहीं होता। दोनों रेसलर्स ने फिर से एक दूसरे को लॉक किया, पर नतीजा फिर भी वही था। वो तीसरी बार फिर से लॉक हुए, पर रोप ब्रेक के बाद आंद्रे ने वुल्फ की छाती पर अपने हाथ से जोर से तमाचा मारा और उन्हें बाहर फेंक दिया। जब बडी वुल्फ रिंग में वापस आए, उन्होंने किसी तरह द जायंट को होल्ड कर लिया। अपने हाइट का फायदा उठाते हुए आंद्रे ने अपने ओपोनेंट को अपने कंधे पर उठाया और रस्सी पर बैठाकर द प्रिंस ब्राइड के भविष्य के स्टार ने उनके गालों को थपथपाया। आंद्रे के फाइट को ज्यादा गंभीरता से ना लेने की वजह से ओपोनेंट को थोड़ी स्पेस दी, पर सिर्फ तब जब उन्होंने फिर से लॉक नहीं किया। इस बार बडी वुल्फ ने जायंट को हेडलॉक में कस कर बांधने की कोशिश की, पर आंद्रे पहले जैसे खड़े रहे और अपनी विरोधी को उठा लिया। आंद्रे ने फिर उसे रिंग में पटकना शुरू किया और आखिरकार उन्हें एक बॉडी स्लैम मार के नीचे फेंक दिया। वुल्फ बडी पर कुछ और वार करने के बाद आंद्रे ने रिंग के बीच में स्मैश मारा। फिर वो कवर के लिए गए और अपना डेब्यू मैच जीत लिया। जरूर ये सभी डिटेल्स का पता लगाना नामुमकिन है, पर आप विंस मैकमैन सीनियर का आंद्रे पर इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। इस फुटेज में आंद्रे बहुत सारे मूव्स नहीं कर पाते और जिसे वो परफॉर्म करते हैं वो उनके साइज और ताकत को प्रमोट करने में मदद करते हैं। मजे की बात तो ये है कि आंद्रे इस मैच के दौरान एक अच्छे इंसान की तरह अपने ओपोनेंट के चारों तरफ उन्हें चढ़ाते हुए घूमते रहे। आंद्रे के एक आइकन बनने तक उनके कैरेक्टर में बहुत सारे बदलाव आए। आंद्रे ने WWE में रेसलिंग करना जारी रखा, पर ये रेसलर्स के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से पहले की बात है, तो आंद्रे बहुत सारी अलग कंपनीज के साथ भी देखे गए। WWE में दोनों के आने से पहले ही 1980s की शुरुआत में आंद्रे और हल्क होगन के बीच लड़ाई थी। आखिर में 1980s के बीच में विंस ने कंपनी को अपने अंडर लिया और द जायंट के साथ एक एक्सक्लूसिव डील साइन की। ये तब की बात है जब उनके कुछ सबसे जाने माने पलों की शुरुआत हुई थी। वो जॉन स्टड और किंग कॉन्ग बडी जैसे विशाल रेसलर्स के साथ झगड़ा करने लगे और कुछ समय के लिए मास्क पहनना भी शुरू कर दिया, पर उनके जानी दुश्मन हल्क होगन थे। उनके झगड़े में हमेशा आंद्रे हीरो और हल्क होगन विलेन होते थे, लेकिन इस बार आंद्रे ने खुद को द बैड अनडिफीटेड मॉन्स्टर और होगन को द अमेरिकन हीरो जैसा दिखाया। दोनों स्टार रेसलमेनिया 3 में लड़े, जहां होगन ने उनका फेमस बॉडी स्लैम और लेग ड्रॉप मारा और मैच जीत लिया, पर ये उनकी दुश्मनी का अंत नहीं था। दोनों फिर से टकराए जब उन्होंने राइवल सर्वाइवर सीरीज टीम्स को लीड किया। द जायंट होगन पर उस मैच में भारी पड़े और उस मैच के अकेले सर्वाइवर थे। दोनों का रेसलमेनिया मैच के 1 साल बाद फिर से आमना सामना हुआ। हल्क होगन तब वर्ल्ड चैंपियन थे, पर इस बार मैच का अंत थोड़ा अलग था। एक चालू रेफरी की वजह से आंद्रे मैच और टाइटल जीत गए, पर तुरंत ही बेल्ट द $1 मिलियन मैन टेड डिबियासी को हार बैठे। इसने मेगा बक्स नाम के गुट को शुरू किया और इसके जरिए आंद्रे ने हल्क होगन के साथ दुश्मनी जारी रखी। द जायंट और द हल्कस्टर के बीच आखिरी बड़ा एनकाउंटर समर स्लैम 1988 में हुआ था, जहां होगन और रैंडी सैवेज ने आंद्रे और डिबियासी को एक टैग टीम मैच में हरा दिया। इस समय के दौरान आंद्रे का करियर उनकी बुरी सेहत की वजह से खराब होने लगा, जो उनके WWE के करियर के अंत के साथ और बिगड़ता गया। आंद्रे ने जेक द स्नेक, जिम डगन और अल्टीमेट वॉरियर के साथ भी लड़ाई की और फिर हाकू और बॉबी हिनन के साथ द क्लोसेल कनेक्शन के नाम से टीम बनाई। ग्रुप को लेट 1989 में कामयाबी मिली जब वो डेमोलिशन के साथ टाइटल जीत गए। दोनों टीम्स ने अपनी लड़ाई जारी रखी और उनकी दुश्मनी रेसलमेनिया 6 में और बढ़ गई, जो आंद्रे द जायंट का WWE में आखिरी मैच भी था। बदकिस्मती से आंद्रे का WWE में आखिरी परफॉर्मेंस काफी साधारण था। उन्हें और हाकू को चैंपियन होने के बावजूद भी खास एंट्री नहीं मिली। फिर भी द कोलोसल कनेक्शंस के इंट्रोडक्शन के बाद उनकी विरोधी एक्स और स्मैश रिंग में आ गए।
जब डिमोलिशन के दोनों मेंबर्स नहीं देख रहे थे, आंद्रे और हाकू ने छुपकर हमला किया। आंद्रे ने एक्स पर हमला किया। द जायंट ने रंगे हुए चेहरे वाले रेसलर को एक चॉप और एक हेडबट दिया और अपने कोनों में जाने से पहले स्मैश को एक लात मारी। हाकू कोलोसल कनेक्शन के लीगल मैन के रूप में सामने आए, जबकि आंद्रे सिर्फ देखते रहे। डिमोलिशन को ये मैच अपने पाले में लेने में ज्यादा समय नहीं लगा और अपने पार्टनर को मुसीबत में देखते ही आंद्रे ने रिंग में आकर एक्स के पीठ पर जल्दी से मारा, पर इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ। डिमोलिशन ने तेजी से रिकवरी करी और धावा बोलते रहे। आंद्रे की टीम फिर से खतरे में थी। जब स्मैश हाकू को पिन कर रहे थे, तब द एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ने एक लात मारकर होल्ड तोड़ दिया। मैच का रुख आखिरकार तब बदला जब आंद्रे के पार्टनर ने मैच को कंट्रोल किया। एक्स के नीचे गिरे होने और रेफरी का ध्यान भटकने की वजह से बॉबी हीनन ने एक्स को थप्पड़ मार के अपनी टीम की मदद की। गुस्से में एक्स खड़े होकर मैनेजर की ओर बढ़े, पर आंद्रे से जा मिले, जिसने सफेद और लाल रंग के पुते रेसलर को एक हेडबट के साथ नॉक कर दिया। उसके बाद जायंट अपने हाथ में एक्स की गर्दन पकड़कर मैच में शामिल हुए, जिसने हाकू को कुछ आसान से शॉट्स मारने में मदद की। मैच को अपने कंट्रोल में रखने के लिए आंद्रे ने वापस अपने पार्टनर की मदद की, जब हाकू ने एक्स को भविष्य के WWE हॉल ऑफ फेमर के कंधे की ओर फेंका। चीजें और भी खराब हो गई जब आंद्रे ने रेफरी के ना देखते वक्त टर्नबकल रोप का इस्तेमाल एक्स को चोक करने के लिए किया। इतनी ज्यादा मार खाने के बाद एक्स मैन ने आखिरकार अपने पार्टनर को बुलाया। स्मैश ने फिर हाकू को उठाकर पटक दिया, जिसने कोलोसल कनेक्शन को मुसीबत में डाल दिया। बस जब ऐसा लग ही रहा था कि उनका पार्टनर पिन होने वाला है, आंद्रे रस्सी के बीच से बचाव के लिए आए, पर स्मैश उनके लिए तैयार थे और उन्होंने जायंट को सीधे छाती पर मारा। फिर एक्स भी रिंग में आए और दोनों डिमोलिशन के मेंबर्स ने क्लोथ्स लाइन मारा, जिसने आंद्रे को कोने में फेंक दिया। इससे उभरने के बाद आंद्रे और हाकू ने डबल टीम मैनूवर करने की कोशिश की, पर वो उल्टा पड़ गया जब जायंट के टैग टीम पार्टनर के एक किक ने उन्हें रस्सियों में धकेल के उलझा दिया। आंद्रे निकलने की कोशिश कर ही रहे थे कि डिमोलिशन ने अपना फिनिशर मारा और नए टैग टीम चैंपियन बन गए। बॉबी हीनन बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उन्होंने अपना सारा गुस्सा आंद्रे पर निकाला। मुझे लगता है हम दोनों समझ सकते हैं कि जायंट को गुस्सा दिलाना समझदारी नहीं थी और आंद्रे ने हमें इसका जवाब उसे गर्दन से पकड़कर थप्पड़ मार के रिंग के बाहर फेंक के दिया। हाकू ने आंद्रे को गिराने के लिए अपनी किस्मत आजमाई, पर ऐसा हुआ नहीं। जायंट ने अपने पुराने टैग टीम पार्टनर को पीटा और एक हेडबट के साथ उसे फ्लोर पे गिरा दिया। क्योंकि उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिला, आंद्रे ने मिनिएचर रिंग कार्ड के जरिए बाहर जाने का फैसला किया और जहाँ क्राउड उनके लिए चीयर कर रही थी। कुल मिलाकर ये आंद्रे के लिए बहुत अच्छा शो नहीं था। उनकी सेहत खराब हो रही थी और वो बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें फिर से कभी टैग नहीं किया गया। बदकिस्मती से जायंट ने जो मूव्स किए वो देखने में कुछ खास नहीं लग रहे थे, खास तौर पर उनकी किक्स। हालांकि मुझे लगता है कि उन्हें आंद्रे की सीमित भागीदारी के साथ सही किया। उन्होंने मैच में जो थोड़ी बहुत दखल दी भी, उससे ऐसा नहीं लगता कि वो बस खड़े थे। उनके पोस्ट मैच भी इतने खराब नहीं लगे। ऊपर से जनता पूरी तरीके से मैच में शामिल थी और उन्होंने आंद्रे को जोरदार रिस्पॉन्स दिया जब उन्होंने अपने टीममेट्स को पीटा। पर ये आंद्रे जैसे बड़े मेगा स्टार के लिए एक आइडियल फाइनल मैच नहीं था। द जायंट ने रेसलमेनिया के कुछ समय बाद छोटा सा ब्रेक लिया और अगले साल 1981 में WWE में वापस लौटे। तब वो उस साल रेसलमेनिया में भी आए। हालांकि उन्होंने रेसलमेनिया 6 के बाद कुछ और मैचेस खेले, पर वो सारे टीवी पर नहीं आए थे, जिसकी वजह से हम उन्हें बेल टू बेल में नहीं गिनते। आंद्रे WWE टीवी पर आखिरी बार 1981 के समर स्लैम में नजर आए थे, जहां उन्होंने द बुश वॉकर को रिंग तक साथ दिया। 1982 में WWE के साथ रिटायर होने से पहले एर्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड ने कुछ और कंपनीज के लिए रेसल किया, पर दुख की बात यह है कि एक साल से भी पहले जनवरी 27, 1983 को द जायंट का उनकी नींद में ही देहांत हो गया। अब उन्हें गुजरे हुए 40 साल हो चुके हैं। आंद्रे ने रेसलिंग की दुनिया में अपना बहुत बड़ा नाम बनाया। उनके निधन के साल आंद्रे को WWE की आत्मा मानकर WWE हॉल ऑफ फेम बनाया गया। हाल ही में आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल की शुरुआत हुई और ये हर साल रेसलमेनिया के दौरान होता है। रेसलिंग के बाहर आंद्रे पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। वो इतने बड़े स्टार थे कि नॉन रेसलिंग फैंस भी उनके बारे में जानते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि शायद ही हल्क होगन आंद्रे के बिना इतने बड़े सुपरस्टार बनते। मैं सोच भी नहीं सकता कि रेसलमेनिया 3 इतना बड़ा होता अगर कोई और हल्क होगन के साथ रेसल करता। पर एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। आंद्रे द जायंट की असली हाइट क्या थी? जानने के लिए स्क्रीन पे आए वीडियो को हिट करें।